Students, we were discussing 8086 microprocessor. So, in this 8086 microprocessor, we have studied the pin diagram of 8086. तो 40 पिन्स हैं इसमें। हम लोगों ने पिन डिस्क्रिप्शन में इसका पिन डायग्राम कंप्लीट स्टडी कर लिया है। कुछ पिन्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग मोड्स उनकी फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब की गई है। पिन नंबर 24 टू 31, तो वो ऑपरेटिंग मोड के अकॉर्डिंग उन पिन्स की फंक्शनैलिटी होगी। मिनिमम मोड है तो they will perform different function, and when it is working in maximum mode, then सर it will. Yes. सर ये एफ क्या होता है सर? सर एक्चुअली एक बी की वैल्यू थी जो 0 थी सर, फिर हमने उसको डिक्रीमेंट किया तो वहाँ एफ आ गया, तो ये क्या होता है? कहाँ पर? सर एक क्वेश्चन था ट्यूट में सर, वहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे सर, तो 0 जैसे बी की वैल्यू 0 थी, फिर उसमें डिक्रीमेंट भी किया तो सर उन्होंने एफ लिखा था, मतलब मैंने देखा। अच्छा, एफ तो लिखा हुआ था। हाँ यस सर। एफ का मतलब है कि जैसे हेक्साडेसिमल पे जो नंबर्स हैं वो 0 to 15 होते हैं ना, तो 0 to यस 9 सर। तो हम एज इट इज लिखते हैं, और 9 के बाद फिर 10, 11, 12, 13, 14 को हम ए बी सी डी ई एंड एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ मीन्स कि वो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ओके सर। तो हम लोगों ने ये मिनिमम मोड एंड मैक्सिमम मोड स्टडी किया था। एंड हाँ ठीक है, स्टेटस पिन्स भी सारी हम लोगों ने स्टडी कर ली है। अब इसके बाद हम लोग आ रहे थे, नेक्स्ट जो हम लोगों को टॉपिक स्टडी करना है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इंटेल 8086 स्टडी करना है। तो फंक्शनल यूनिट से मतलब यही है कि वी हैव टू स्टडी द आर्किटेक्चरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086, लाइक हमने 8085 में जैसे स्टडी किया था, सेम यहाँ पर भी आर्किटेक्चर है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर आर्किटेक्चर में शो की गई हैं, और उनका इंटरकनेक्शन बसेस के थ्रू किस तरह से कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। तो अब हम 8086 का अभी नेक्स्ट पेज में आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे, बट बिफोर दैट आपको ये बता दें कि ये जो आर्किटेक्चर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दिस आर्किटेक्चर हैज़ टू इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। इनमें से एक को बस इंटरफेस यूनिट या शॉर्ट में BIU बोलते हैं, एंड सेकंड को एग्जीक्यूशन यूनिट यानी EU बोलते हैं। तो अब जैसा नाम है वैसा काम है। बस इंटरफेस यूनिट का टास्क क्या है कि यहाँ पर जो भी बस इंटरफेसेस से रिलेटेड जो भी टास्क परफॉर्म होंगे वो यहाँ पर होंगे बस इंटरफेस यूनिट में। तो बसेस की सारी इंटरफेसिंग इसी यूनिट से रिलेटेड है। एंड एग्जीक्यूशन यूनिट का काम क्या है कि जैसे जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो ब्लॉक्स हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट के पार्ट में इंक्लूड किए गए। इसके बाद में फिर अगेन कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इसके बाद स्टैक पॉइंटर है, बेस पॉइंटर है, इंडेक्स रजिस्टर है, ALU, फिर फ्लैग रजिस्टर्स भी हैं यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीज़ें हमारे पास में इसमें भी 8086 में भी हैं। तो ये जितनी यूनिट्स अभी हमने बताई हैं ये यूनिट्स हमारी एग्जीक्यूशन यूनिट में होंगे, बिकॉज इनका डायरेक्ट रिलेशन एग्जीक्यूशन से है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी एग्जीक्यूशन में यूज होते हैं, स्टैक पॉइंटर का भी यूज होता है। बेस पॉइंटर और जो इंडेक्स रजिस्टर है, ये यहाँ पर दो रजिस्टर्स नए आए हैं जो 8085 में हमने नहीं स्टडी किए थे, लेकिन जनरल पर्पस और स्टैक पॉइंटर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट तो है ही हमारे पास प्रोसेसर में। ALU की बात करें तो ALU तो मेन पार्ट है, बिकॉज इट इज़ परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस, मीन्स जो एग्जीक्यूशन होना है वो एग्जीक्यूशन ALU से ही होना है।
देन फिर फ्लैग रजिस्टर्स भी हैं, जो कि जो भी रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग फ्लैग्स का स्टेटस सेट या रिसेट होता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। सिमिलरली इंस्ट्रक्शन डिकोडर की बात करेंगे तो इट ऑल्सो कम्स अंडर एग्जीक्यूशन यूनिट, बिकॉज जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग डिकोडेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन डिकोडर, so it converts the instructions into machine language, so it is also a part of execution unit। similarly जैसे कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे तो कंट्रोल यूनिट भी एग्जीक्यूशन यूनिट का ही पार्ट है। देन फिर देयर आर सम सेगमेंट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एंड वन मोर थिंग जो 8086 में एक जो इसका एक्स्ट्रा फीचर है, दैट इज 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू। तो ये जो दो तीन चीजें हैं ये कंस्टिट्यूट करती हैं बस इंटरफेस यूनिट को। Now I'll show you the architectural block diagram of 8086 microprocessor। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट आर्किटेक्चर शो हो रहा है, एंड ये दोनों मार्क किए गए हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूशन यूनिट एंड बस इंटरफेस। तो जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन एक डिमार्केशन पॉइंट है, सो दैट कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कितने पार्ट को हम बस इंटरफेस यूनिट कहेंगे और कितने पार्ट को एग्जीक्यूशन यूनिट करेंगे। बस इंटरफेस यूनिट जो है, इट इज इट कंस्टिट्यूट अ 6 बाइट क्यू, इंस्ट्रक्शन क्यू। उसके बाद में ये कुछ रजिस्टर्स हो गए, और फिर रेस्ट जो है वो सारी बसेस यहाँ पर। इसके बाद में फिर जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जनरल पर्पज रजिस्टर्स भी कुछ अलग फॉर्मेट में गिवन है। फिर स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर और सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये सारे रजिस्टर्स हैं। तो कुछ रजिस्टर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो उनका हम लोग अभी डिटेल देख लेंगे बाद में। के बाद में फिर ALU जैसा बताया कि एग्जीक्यूशन यूनिट का ही पार्ट है। फिर फ्लैग्स, ऑपरेंड्स, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट में हैं। ये एंड वन मोर थिंग, कंट्रोल सिस्टम विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द यूनिट्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। तो इस तरह से ये इसका इंटरकनेक्शन है। अब हर एक का हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो चीज़ें प्रीवियसली थी वो तो प्रीवियसली एज इट इज़ उसी तरह से वर्क कर रही हैं, बट जो नई चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई हैं उनकी फंक्शनलिटी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उसमें हम लोग वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो BIU की बात करते हैं, तो इट हैंडल्स ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड एड्रेस बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी स्लैश IO डिवाइसेस। सॉरी। तो जो बस इंटरफेस यूनिट है, इसका टास्क क्या है कि इट इज यूज टू हैंडल द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड एड्रेसेस बिटवीन मेमोरी या IO डिवाइसेस, बिकॉज जो भी ट्रांसफर ऑफ डेटा या एड्रेस होगा वो मेमोरी और IO डिवाइसेस से ही होगा, तो इसको हैंडल करने का काम बस इंटरफेस यूनिट का है। अब ये यूनिट क्या करेगी, इट कंप्यूट्स एंड सेंड्स आउट एड्रेस। तो जो फर्स्ट टास्क होगा, वो फर्स्ट टास्क क्या होता है ऑलवेज कि हमें एड्रेस सेंड करना होता है, बिकॉज पहला काम क्या है कि हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन है तो हमें उस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फेच करना होता है फ्रॉम सम मेमोरी लोकेशन। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड द एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। तो इट विल फर्स्ट सेंड द एड्रेस ऑफ द ऑपकोड। आफ्टर दैट क्या होगा कि जो ऑपकोड होगा या जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी लोकेशन से जिसका एड्रेस हम देंगे उस एड्रेस से उसको फेच किया जाएगा। और
जो इंस्ट्रक्शन फेच की जाएगी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर सेट, जिसको कि हम क्यू कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्यू का फंक्शन आता है। तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 बाइट की क्यू यहाँ पर यूज हो रही है। इट मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 6 इंस्ट्रक्शंस को कॉल करके प्रोसेसर में ही स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यू। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास में 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू। तो क्या होगा कि मेमोरी को एड्रेस तो दे दिया गया, और मेमोरी से क्या हुआ, मेमोरी से हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस आएंगी, वो सबसे पहले कहाँ जाएंगी, इस इंस्ट्रक्शन क्यू में जाएंगी। एंड 6 consecutive instructions will be stored in this queue। अब यहाँ पर जो 8085 से 8086 में जो हमें बेनिफिट दिख रहा है, वो बेनिफिट क्या है कि 8085 में ईच टाइम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है, उसका एड्रेस डेटा में एड्रेस बस में पुट किया जाता है। उसके बाद फिर मेमोरी उसको उस से डेटा बस में पुट करती है, फिर वो माइक्रो प्रोसेसर के पास आता है। तो इट विल टेक अ लॉट टाइम अगर हम इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बात कर रहे हैं तो। अब इसी चीज को अगर हम ऐसा करें कि एक साथ हम 6 बाइट्स को यहाँ पर स्टोर करते जाएं, तो व्हाट विल हैपन कि जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर 6 बाइट का एक क्यू हमने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर इंस्ट्रक्शंस यहाँ से एग्जिट होती रहेंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए माइक्रो प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ेगा, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाएंगी, ये क्यू जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होती रहेगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ करके यहाँ पर स्टोर होती रहेगी। तो दैट इज वाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे तो 8086 का स्पीड ऑफ ऑपरेशन इसकी वजह से एनहेंस हो जाएगा। तो दैट इज वाई यहाँ पर ये क्यूइंग का कॉन्सेप्ट 8086 में आया। reads data from memory and IO devices, writes data into memory and IO devices। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम जैसे एग्जीक्यूशन यूनिट के पार्ट की। तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करेगी, इट रिसीव्स द ऑपकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्यू। अब जो क्यू में सबसे पहले इन हुई होगी, फर्स्ट इन हुई होगी, वो फर्स्ट आउट होगी, एंड एग्जीक्यूशन यूनिट को वो इंस्ट्रक्शन रिसीव होगी। एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट में एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर है विच विल डिकोड द ऑपकोड एंड देन उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब while execution unit is decoding instruction or executing an instruction between this time, मतलब जब एग्जीक्यूशन यूनिट एक उसको ऑपकोड को उठाएगा और उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करेगा, एट दैट टाइम बीआईयू क्या कर रहा होगा, द बीआईयू फेचेस इंस्ट्रक्शन कोड्स फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर्स देम इन द क्यू। तो अब ये जो टाइम था, इस टाइम पर क्या होता था कि 8085 में माइक्रो प्रोसेसर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है कॉल करने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। इस टाइम पर बाकी जो भी बसेस थी, एड्रेस बसेस, वो फ्री रहती थी। बट अब 8086 में क्या है कि जैसे ही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, वैसे ही बसेस उधर फ्री हुई एड्रेस बस, और बीआईयू क्या करेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करके स्टोर करना स्टार्ट करेगा, देन एग्जीक्यूशन विल बी इन प्रोसेस। तो इस तरह से क्या है कि साइमल्टेनियसली दोनों टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, एक तरफ एग्जीक्यूशन चल रहा है और एक तरफ नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो क्यू में स्टोर होती जा रही है। तो बीआईयू एंड एग्जीक्यूशन यूनिट की बात करें तो दे ऑपरेट इन पैरेलल इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी, तब वो बीआईयू को बोलेगी कि अब आप कॉल करिए। नहीं, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, और एक तरफ एग्जीक्यूशन चल रहा है तो एक तरफ ऑपकोड फेच का भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो वही स्पीड की बात कर रहे थे। तो दिस मेक प्रोसेसिंग फास्टर एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन। तो नॉर्मल केसेस में तो ये स्पीड ऑपरेशन हमारा इनहेंस हो जाएगा, बट जब जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा
कि जंप विल प्रोवाइड स्पेसिफिक एड्रेस और कॉल विल प्रोवाइड स्पेसिफिक एड्रेस। तो whenever these addresses are received by the microprocessor, then क्या होगा कि जो क्यू वाले हैं उनको नहीं कॉल किया जाएगा। तब क्या होगा कि जो जंप या कॉल में एड्रेस स्पेसिफाइड होगा उनको कॉल किया जाएगा। तो ये दो केसेस एक्सेप्शनल होंगे, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंटली इसी तरह से वर्क करेंगे। अब while execution unit executes instruction, DIU fetches instruction, this type of overlapped operation of the functional unit of a microprocessor is called pipelining। यहाँ से ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि दोनों जो पैरेलली वर्क कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग पाइपलाइनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट फिर बात करते हैं रजिस्टर्स ऑफ इंटेल 8086। तो अब हम इसके रजिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स हैं। तो एज यू सी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं एज इन 8085। उसके बाद फिर पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर हैं, फिर सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हैं एंड स्टेटस फ्लैग। तो जनरल पर्पस हो गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गया एंड स्टेटस फ्लैग, ये तो हम लोगों ने 8085 में भी स्टडी किया है। बट स्टेटस फ्लैग्स जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ पर जो हम स्टेटस फ्लैग्स यूज कर रहे थे वो सिर्फ 5 यूज कर रहे थे। यहाँ पर फ्लैग्स में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। रेस्ट जनरल पर्पस रजिस्टर भी ऑलमोस्ट सेम है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का भी टास्क ऑलमोस्ट सेम। So first we'll discuss about general purpose registers. तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स की अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो आपको ये कंप्लीट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा होगा 8086 का, एंड these are the general purpose registers AH, AL, BH, BL, CH, CL and DH, DL। हम जब 8085 की बात कर रहे थे तो हमारे पास में जो A था 8 बिट का एक्यूमुलेटर था, फिर B और C 8 बिट के थे, D और E 8 बिट के थे, और उसके बाद एक H और L था 8 बिट का। बट यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्योंकि अब हमें 16 बिट के रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक्यूमुलेटर को भी हमें क्या करना होगा, 16 बिट का बनाना होगा। अब 16 बिट का जब भी डेटा बनाते हैं तो हम उसके लोअर साइड और हायर साइड डेटा को अलग अलग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, MSBs एंड LSBs। तो जो लोअर साइड का डेटा होगा, लोअर 8 बिट्स होंगी वो इस साइड स्टोर होती है, और जो हायर 8 बिट्स होती है वो इसमें सेव होती है। तो इस तरह से हम जब एक्यूमुलेटर की बात करते हैं, अगर हम कंप्लीट एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं तो वी विल राइट AX, और अगर हम हायर या लोअर को इंडिपेंडेंटली कहीं पर यूज कर रहे हैं तो वी विल राइट AH और AL। So in this way, accumulator completes its 16 bits and it will store 16 bit of data. Similarly, base, counter and data, इनके names given है। BX will comprises of BH and BL. Similarly, CX and DX, ये चार हमारे general purpose registers हैं, and all 4 registers are of 16 bits. Until unless हम अलग से AH या BH या AL, BL की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम AX, BX, CX and DX की बात कर रहे हैं तो all these general purpose registers are of 16 bit storage. तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है आप लोगों को कि ये लोअर ऑर्डर 8 बिट आ गई हमारे पास में, और ये हायर ऑर्डर 8 बिट्स आ गए रजिस्टर। तो रजिस्टर AX की बात करें तो जैसा बताया, इट सर्व्स एज एन एक्यूमुलेटर एज इन 8085। अब रेस्ट जो बाकी 3 है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इनको हम एज अ
ये कह सकते हैं कि एक्चुअली जो जनरल पर्पस है वो यही रजिस्टर्स हैं, बिकॉज एक्यूमुलेटर का इन्वॉल्वमेंट तो हर एक जगह पर ही होता है, बट इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। अब in addition to serving as general purpose registers, they also serve as special purpose registers. अब एज अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हम अगर BX की बात कर रहे हैं तो इट सर्व्स एज बेस रजिस्टर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इसको हम एज अ बेस रजिस्टर लेते हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। ऐसे ही CX और DX की भी बात करें तो CX के केस में क्या है कि इट इज ऑल्सो यूज एज अ काउंटर, हम इसको काउंटर की तरह भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर DX की बात करें तो DX को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, फॉर मेमोरी एड्रेसिंग व्हेन डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन IO पोर्ट एंड मेमोरी यूजिंग सर्टेन IO इंस्ट्रक्शन। तो इनको कुछ स्पेशल पर्पस के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, जिसमें स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स आएगा। तो कुछ पॉइंटर रजिस्टर्स हैं और कुछ इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, दो और दो। स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर ये दो पॉइंटर हो गए, और ये दोनों सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स हमारे इंडेक्स रजिस्टर पर। तो स्टैक पॉइंटर का तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि 8085 में किस तरह से यूज करते हैं, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी है। और जो बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स है, इनको हम मेमोरी एड्रेस कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। तो इनकी अभी डिटेलिंग हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद फिर सेगमेंट रजिस्टर्स आ जाते हैं। जैसे हमने 8085 में मेमोरी सेगमेंटेशन स्टडी किया था, वैसे ही यहाँ पर भी मेमोरी का सेगमेंटेशन। अब जो मेमोरीज हैं उनको किस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, CS, DS, SS एंड ES, ये सेगमेंट्स हैं यहाँ पर। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट की जैसे बात करें तो कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड्स ऑफ अ प्रोग्राम। ऐसे ही डेटा हो गया, वेरिएबल्स हो गए या कांस्टेंट हो गए, ये सभी डेटा का ही पार्ट है। तो इनका क्या है कि दीज आर गिवन इन द प्रोग्राम एंड आर हेल्ड इन डेटा सेगमेंट, इनको डेटा सेगमेंट में रखा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सेम जैसा हम लोगों ने 8085 में स्टडी किया था, बिल्कुल 8085 की तरह ही ये भी सेगमेंटेशन भी सेम है। देन फिर स्टैक की बात करें, स्टैक सेगमेंट होल्ड्स एड्रेसेस एंड डेटा ऑफ सब रूटीन एंड इट आल्सो होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर मेमोरी लोकेशन गिवन इन पुश इंस्ट्रक्शन। तो जो पुश इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है, जो स्टैक पॉइंटर का हम लोगों ने जैसे जिक्र किया था, तो वही जो पुश इंस्ट्रक्शन है उसमें भी हम लोग जैसे मेमोरी लोकेशंस देते हैं, तो उसको भी होल्ड करने का काम इसी स्टैक सेगमेंट का होता है। तो बिफोर अटेंडिंग एन इंटरप्ट, अब जैसे ही कोई इंटरप्ट आती है हमारे पास में, तो बिफोर मतलब उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर सेव्स द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक। क्योंकि जब इंटरप्ट एग्जीक्यूट होती है तो वी हैव टू रन अ डिफरेंट प्रोग्राम। तो इन दिस केस हमें क्या करना होगा कि जो भी करंट प्रोग्राम रन हो रहा होगा उसके एड्रेस को भी कहीं स्टोर करना होगा, सो दैट कि जब हम इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर चुके हों तो वापस सेम उसी लोकेशन से आकर के अपने प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर दें। तो फॉर दैट पर्पस क्या होता है कि जैसे इंटरप्ट आती है तो इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले माइक्रो प्रोसेसर विल सेव द कंटेंट इन द प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक
एंड ऑल्सो व्हेन कॉल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तब भी यही सेम प्रोसीजर होता है कि वी नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द करंट प्रोग्राम। मीन्स कि जो भी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उसी टाइम पर पॉज कर देते हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हमें कहीं ना कहीं उसके एड्रेस को स्टोर करके रखना होगा, सो दैट कि हम वापस से उसी एड्रेस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन। तो ये भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हम स्टैक सेगमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट की बात करते हैं, तो इसका पर्पस क्या है? इट होल्ड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ सम डेटा ऑफ सर्टेन स्ट्रिंग। तो ये तो मेमोरी सेगमेंटेशन के बारे में हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो मेमोरी सेगमेंट्स डिज़ाइन किए गए हैं उनके एड्रेसेस भी गिवन है, तो फिगर में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अब मेमोरी, जैसे मेमोरी के सेगमेंट्स बनाए गए हैं तो कोड सेगमेंट के लिए कुछ स्पेस दे दिया गया है, ऐसे ही डेटा सेगमेंट के लिए कुछ स्पेस प्रोवाइड किया गया है। तो हर एक को एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड किया गया है, और हर एक का क्या है कि हमने एक एड्रेस डिफाइन कर दिया है कि किस एड्रेस से उसकी स्टार्टिंग है। जैसे कोड सेगमेंट की बात करेंगे तो 2000H से इसकी स्टार्टिंग है, और कहाँ तक जाएगा? बिफोर 4000H, और 4000H से ये स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे 6000 से ये स्टार्ट है, 8000 से ये स्टार्ट है। तो इस तरह से हर एक को एक पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ मेमोरी लोकेशंस प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी, की हमने मेमोरी को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो सेगमेंटेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कुछ डाउट हो रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ऑल्दो 8086 भी बिल्कुल 8085 की तरह ही है, बस क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, फंक्शंस ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही हैं। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो आपके 8085 से आप इजीली उनको रिलेट कर सकते हैं, या बिल्कुल कॉपी पेस्ट है 8085 से। बिकॉज जब भी कोई हम टेक्नोलॉजी में एनहेंसमेंट करते हैं तो हम एकदम से सारी चीज़ों को नहीं चेंज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो इवोल्यूशन होता है। अब जैसे हम 808 पे 86 इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो 8086 इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई 16-bit मेमोरी एड्रेस, बट द एक्चुअल एड्रेस आर ऑफ 20 बिट्स। अब यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है कि यहाँ पर हम लोग जो एक्चुअल एड्रेस यूज़ करते हैं वो 20 बिट्स का ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 8086 इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16 बिट के एड्रेस को ही स्पेसिफाई करता है। अब ये थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजिंग चीज़ आती है कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि अभी तक हम बता रहे थे कि हम हर एक एड्रेस को कहीं ना कहीं स्टोर कर ले रहे हैं। अब जब हम एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं
तो स्टोरेज पर्पस के लिए हमारे पास जितने भी रजिस्टर्स यहाँ पर गिवन हैं, जैसे कि हम स्टैक में स्टोर कर रहे हैं, तो स्टैक इज ऑलवेज 16 बिट, ऑलवेज हैविंग 16 बिट ऑफ स्टोरेज, और एड्रेस है 20 बिट्स का। तो 20 बिट्स का एड्रेस 16 बिट के उसमें कैसे स्टोर होगा, ये एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 8086 में समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग स्पेसिफाई तो 16 बिट के ही मेमोरी एड्रेस को करते हैं, बट जो इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस होता है वो हमारा 20 बिट का होता है। अब इसको इफेक्टिव किस तरह से बनाते हैं, उसका कुछ मेथड है। जैसे इफेक्टिव एड्रेस के लिए कह रहे हैं कि इसको हम कुछ एक वैरायटी ऑफ वेज है जिनके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन एड्रेसिंग मोड, कि एड्रेसिंग मोड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस हम लोगों को एड्रेसिंग मोड्स भी पहले स्टडी करने होंगे। तो जब एड्रेसिंग मोड हम लोग स्टडी करेंगे, उस पर डिपेंडेंसी आ रही है, तो पहले एड्रेसिंग मोड स्टडी कर लेते हैं, तब फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इस इफेक्टिव एड्रेस वाली पार्ट को करके 16 बिट के एड्रेस को 20 बिट का एड्रेस बनाते हैं। अब फिर नेक्स्ट फिर जैसे बात करें फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैक इंस्ट्रक्शन, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि स्टैक इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू हम जो स्टैक का डेटा है उसको हम ऑल्टर करते हैं। तो पुश इंस्ट्रक्शन हो गई, पोक, कॉल, रिटर्न, ये इंस्ट्रक्शंस है जो कि क्या करती हैं, स्टैक पॉइंटर के कंटेंट्स को ऑल्टर करती हैं। ऐसे ही इंडेक्स रजिस्टर जो है, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, तो इन दोनों रजिस्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स के साथ में यूज करते हैं टू परफॉर्म स्ट्रिंग ऑपरेशंस। मतलब कि जब हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में हम फिर सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स का भी यूटिलाइजेशन करेंगे। तो हम जब आगे भी एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। के बाद जैसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का तो काम वही सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने 8085 में पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इन 8086 एक्ट्स एज अ प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम काउंटर की तरह एक्ट करेगा। इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 6 बाइट्स का क्यू है, तो अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर विल पॉइंट की कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है और वहां क्यू से हमें उसे कॉल करना होगा। तो its content is automatically incremented when the execution of a program proceeds further। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती जाती हैं वैसे वैसे इसमें भी इंक्रीमेंट होता जाता है, जैसे 8085 में प्रोग्राम काउंटर में होता था। नेक्स्ट फिर इसके बाद बात करेंगे स्टेटस रजिस्टर की। स्टेटस रजिस्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग यहाँ पर फ्लैग्स के बारे में स्टडी करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से फ्लैग्स हैं। तो स्टेटस रजिस्टर के लिए फिर हम स्टूडेंट्स आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए, तब स्टेटस रजिस्टर को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 1 मिनट बचा है। तो इस क्लास को हम एंड कर रहे हैं, आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए।